हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने गुडविल चैप्टर को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। इस चैप्टर की क्लास फर्स्ट है। पार्टनरशिप फर्म्स हमारे सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसके बेसिस पे हमारे सब्जेक्ट में 5 चैप्टर दिए हुए हैं। जो टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे वो है व्हाट इज़ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या हैं, या नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है, यानी कि पार्टनरशिप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु एग्रीज टू डू अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप होती है रिलेशन, संबंध होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में। पार्टनरशिप संबंध होता है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हु एग्रीज, जो ये संबंध बनाने के लिए एग्री करते हैं, सहमत होते हैं। किस पर्पज़ के लिए? टू डू अ बिजनेस, बिजनेस के लिए। पार्टनरशिप संबंध है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं, किस वजह से? बिजनेस करने के लिए और मुनाफा या नुकसान बांटने के लिए। तो पार्टनरशिप एक रिलेशन है टू या मोर पर्सन के बीच में। अगर एक ही बंदा हो, दो या दो से ज़्यादा क्यों बोला? अगर एक ही बंदा होगा तो वो किस दायरे में आएगा? प्रोप्राइटरशिप के दायरे में आएगा, ना कि पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप करने के लिए दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। चलो इस बात को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या बोला? पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। रणबीर प्रपोजल लेके जाता है किसके पास? ये एग्जाम्पल है दीपिका के पास मैरिज का। रणबीर दीपिका के पास मैरिज का प्रपोजल लेके जाता है और दीपिका उस मैरिज प्रपोजल को क्या करती है? एक्सेप्ट कर लेते हैं, यानी एग्री कर जाती है। तो क्या ये पार्टनरशिप के दायरे में आएगा? क्योंकि पहली लाइन हम पढ़े तो हमें क्या समझ में आता है? पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन टू या मोर पर्सन्स, दो बंदों के बीच में या उससे ज़्यादा बंदों के बीच में। दो हैं, टू हो गया, रिलेशन स्टैब्लिश हो रहा है क्योंकि एग्री कर रही है। जो एग्री करते हैं, रिलेशन की चीज़ का, मैरिज करने का ये रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ का ये रिलेशन स्टैब्लिश करने के लिए एग्री करते हैं, तो ये क्या कहलाना चाहिए? पार्टनरशिप। पहली लाइन से तो हमें यही लगता है कि ये पार्टनरशिप कहलाएगा। फिर उन्होंने क्या बोला? टू डू अ बिजनेस। जो ये रिलेशन होता है ये बिजनेस करने के लिए होता है। तो क्या इन लोगों ने बिजनेस करने के लिए रिलेशन स्टैब्लिश किया है? नहीं, तो ये पार्टनरशिप के दायरे में नहीं आएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। रणबीर सलमान के पास और शाहरुख के पास जाता है कि भाई हम एक प्रोडक्शन कंपनी खोलते हैं, प्रोडक्शन फर्म खोलते हैं, हम प्रोडक्शन करेंगे क्या? फिल्म्स। और दोनों के दोनों एग्री कर जाते हैं। तो क्या है? दो से ज़्यादा लोग एग्री कर रहे हैं। हाँ, किस पर्पज़ के लिए? बिजनेस पर्पज़ के लिए। क्योंकि फिल्म बनाना क्या व्यापार है? हाँ, एक बिजनेस के दायरे में आता है और ये प्रॉफिट मुनाफे के लिए किया जा रहा है। तो क्या ये पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी? हाँ, ये पार्टनरशिप के दायरे में आएगा। यानी पार्टनरशिप होने के लिए पहला पॉइंट क्या है? रिलेशन तो होना चाहिए दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में, लेकिन वो बिजनेस का रिलेशनशिप होना चाहिए और वो मुनाफा या नुकसान कमाने के लिए होना चाहिए। अब मैं आपसे एक पॉइंट पूछता हूँ कि यहाँ पे लिखा हुआ है टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, लॉसेस भी बांटने के लिए। तो क्या ऐसा हो सकता है कि बंदा बिजनेस करे, पार्टनरशिप में आए, लेकिन वो सिर्फ प्रॉफिट पर्पज़ के लिए आए, नुकसान के लिए नहीं आए? तो क्या वो पार्टनरशिप होगी? एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। राम एक छोटा सा बिजनेसमैन है। वो जाता है किसके पास? अमिताभ बच्चन के पास जाता है, अमित जी के पास जाता है। वो कहता है अमित जी आप बहुत फेमस हो, आपका नाम चलता है, क्या आप मेरे बिज़नेस में अपना नाम देंगे? मतलब अगर मैं अपने बिज़नेस का प्रमोशन कराऊं तो मैं क्या आपका नाम यूज़ कर सकता हूं? ये बोलते हैं कि अमिताभ बच्चन मेरे बिज़नेस में पार्टनर हैं, वो मेरे बिज़नेस में उनका लिंक है। तो क्या मैं अपने बिज़नेस का प्रपोजल रख सकता हूं लोगों के सामने या आपका नाम लेके? तो अमित जी क्या कहते हैं? अमित जी कहते हैं ओके, एग्री कर जाते हैं वो, लेकिन एक कंडीशन रखते हैं। एग्री कर जाते हैं लेकिन वो एक कंडीशन रखते हैं। वो कंडीशन क्या होती है कि भाई देख,
ना तो मैं तेरे बिजनेस में पैसे लगाऊंगा, ना तो मैं तेरे बिजनेस में कैपिटल लेके आऊँगा, कैपिटल लेके आता है ना, जो पैसा बिजनेस में लगता है उसको कैपिटल कहता है, कैपिटल, ना तो मैं कैपिटल लेके आऊँगा, ना ही मैं लॉसेस का हिस्सा करूँगा, लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। अगर लॉसेस हुए तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, लॉसेस का हिस्सा नहीं। अगर प्रॉफिट हुए तो मैं उसमें हिस्सेदारी प्रॉफिट में 60% लूँगा। ये अमित जी कंडीशन रखते हैं। क्या कंडीशन रखते हैं? कंडीशंस क्या रखते हैं वो? भाई ये कंडीशंस है मेरी। कैपिटल में लेके नहीं आऊँगा, कोई भी पैसा मैं बिजनेस में नहीं लगाऊंगा, लॉसेस मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा लॉसेस में, प्रॉफिट में मैं 60% लूँगा। अगर 100 रुपये का मुनाफा हुआ तो 60 मैं ले जाऊंगा। क्या तुम एग्री करते हो? राम फिर भी मान जाता है। और ये क्या पार्टनरशिप के दायरे में आएगा? हाँ, क्योंकि दो बंदे एग्री कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए। क्या ये बिजनेस पर्पस के लिए करें? क्योंकि बिजनेस चल रहा है राम का। हाँ, बिजनेस पर्पस है, बिल्कुल बिजनेस पर्पस के लिए दो बंदे एग्री कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए, तो क्या वो पार्टनरशिप के दायरे में आएगा? यस आएगा, क्योंकि कंडीशन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि भाई वो कैपिटल लेके आएगा, कहीं पे कंडीशन में ये नहीं लिखा कि लॉसेस में भी पार्टिसिपेट। इस लॉसेस में पार्टिसिपेट करने की कंडीशन नहीं है कि वो 100% पार्टिसिपेट करे लॉसेस में। ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो एक बंदा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, खाली लॉसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, और दूसरा पार्टनर एग्री कर जाता है, तो भी वो पार्टनरशिप के दायरे में आएगा। जो दो मेन कंडीशन है, दो या दो से ज़्यादा लोग करें, एग्री करें और बिजनेस करने के लिए, और प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करें। जरूरी नहीं है, कंपल्शन नहीं है कि लॉसेस में भी हिस्सेदारी हो, सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी ले वो भी चलेगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, भाई ऐसा क्यों करेगा राम कि अमित जी कैपिटल भी नहीं लेके आ रहे और लॉसेस में पार्टिसिपेट भी नहीं करे, प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करे, ऐसा क्यों? राम एग्री कर जाएगा। क्यों करेगा राम? इसलिए एग्री कर जाएगा क्योंकि अमित जी का नाम चलता है। तो उसको पता है कि अगर अमित जी ने अपना नाम मेरे बिजनेस में दे दिया तो मेरा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, लॉसेस होने के जो चांसेस मिनिमम हैं। तो इस वजह से उसको पता है, तो इस वजह से वो एग्री कर जाते हैं। तो रियलिटी में भी ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा बंदा अपने बिजनेस के साथ अटैच होता है तो ये कंडीशन रख देता है और हम एग्री कर जाते हैं, तो भी वो पार्टनरशिप के दायरे में आएगा, वो पार्टिसिपेशन मतलब पार्टनरशिप होगा, वो पार्टनरशिप कहलाएगा। तो आप समझ गए। तो भाई क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु एग्री टू डू अ बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस। पार्टनरशिप रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो एग्री करते हैं किस चीज़ के लिए, कि बिजनेस करेंगे मुनाफे के लिए या लॉसेस के लिए। यानी मुनाफा होगा तो मुनाफा लेंगे, लॉसेस होगा तो लॉसेस लेंगे जरूरी नहीं है। ये एक्सेप्शन है कि भाई जरूरी नहीं है, इसको आप कंपल्शन मत समझना कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है तो लॉसेस में भी पार्टिसिपेट करना जरूरी है। ये एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं लॉसेस के ऊपर। तो पॉइंट समझ में आ गया आपको। दो से ज़्यादा बंदे होने चाहिए या दो होने चाहिए, एग्री होने चाहिए, एग्रीमेंट होने चाहिए। नहीं कि चाकू की नोक पे मैंने उससे साइन करवा ली तो भी वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, कि वो एग्री वो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, कंसर्न से नहीं कर रहा, वो डर में कर रहा है वो एग्रीमेंट। तो एग्री करता है बिजनेस करने के लिए, वो खुशी से करता है और प्रॉफिट और लॉसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो क्या कहलाएगा? पार्टनरशिप फर्म कहलाएगी वो। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके 1 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में 20, उनमें से ये आ सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे से, इसलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं हम। तो पार्टनर्स एक्ट बोथ एज ए एजेंट एंड प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। पार्टनर्स जो होते हैं वो एजेंट भी होते हैं, प्रिंसिपल भी होते हैं फर्म के। अब आपको पता होना चाहिए एजेंट कौन होता है। एजेंट वो बंदा होता है जिसके काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है। अभी भी समझ में नहीं आया होगा, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रमेश की एक शॉप है, अच्छी खासी चलती है। वो अपने सामान की सप्लाई करता है, होलसेलर है, वो अपने सामान की सप्लाई करता है, वो रिटेलर्स को सामान देता है, रिटेलर्स को। तो जब रिटेलर्स सामान मंगवाते हैं तो वो रमेश को ऑर्डर देते हैं कि भाई ऑर्डर सेंड करते हैं, भाई मेरे को इतना सामान दे दो, ये सामान दे दो, लिस्ट सेंड करते हैं। और रमेश अपना एक बंदा ये ऑर्डर सेंड करते हैं इसके पास, और एक अपने बंदे के साथ ये सामान भेजते हैं। उस बंदे का नाम है श्याम। श्याम के हाथों वो सामान भेजते हैं, नौकर है। तो भाई
रिटेलर्स को पता है हमेशा से कि रमेश की तरफ से एक बंदा आता है श्याम, तो श्याम सामान लेके आया और रिटेलर्स ने उसको पेमेंट कर दी। रिटेलर ने उसको पेमेंट कर दी। रमेश ने पेमेंट मांगी नहीं थी। हमेशा ये क्रेडिट में सामान लेते थे, हमेशा क्रेडिट में लेते थे, कभी भी कैश में पेमेंट नहीं करते। 2-3 महीने बाद पेमेंट कर रहे थे। पता नहीं रिटेलर्स के दिमाग में क्या आया, उन्होंने शाम आया, सामान लिया और पेमेंट कर दी। शाम के मन में लालच आया और वो पैसा लेके भाग गया, रन कर गया, भाग गया। वो चोरी करके पैसा लेके भाग गया। रमेश ने फ़ोन किया रिटेलर्स को, भाई हमारा नौकर था वो अभी शाम अभी तक आया नहीं। रिटेलर बोल नहीं, वो तो चला गया, बल्कि वो तो पैसे भी लेके गया है। तो जो शाम है वो किसकी जवाबदारी थी? रमेश की। तो रमेश रिटेलर्स को ये नहीं कह सकता कि भाई आपने शाम को पैसे क्यों दिए, आपने पैसे क्यों दिए। तो रिटेलर का जवाब होगा कि भाई श्याम आपका एजेंट है, वो आपके यहाँ काम करने वाला है, वो आपकी जगह डीलिंग वो करता है। एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल मेन बंदे की जगह डीलिंग करता है वो होता है एजेंट, जो मेन बंदे की जगह डीलिंग करता है। रिटेलर्स हमेशा इस बंदे को जानते हैं, शाम से डीलिंग करता है, शाम से सामान लेते हैं, पेमेंट भी शाम को ही करते हैं और वो रमेश को पकड़ा देता है। तो बोले कि भाई हम जो पेमेंट करते हैं हमेशा शाम को करते हैं, शाम तुम्हारा एजेंट है और इसने जो काम किया भागने का, इसकी जवाबदारी भी तेरी ही है, हमारी नहीं है। तो तुझे देखना चाहिए तेरा बंदा क्या है, कैसा है, वो धोखा दे के जाएगा, ये हमारे लुक आफ्टर नहीं है। तो प्रिंसिपल मेन बंदा ये था, श्याम क्या है? उसका एजेंट। एजेंट कौन होता है? जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, प्रिंसिपल का मेन वर्क करता है, वो एजेंट होता है। तो एजेंट के काम के लिए कौन लायबल हो गया? प्रिंसिपल। यानी कि इसने जो चोरी की है, जो इसको नुकसान हुआ है, उसका भुगतान कौन करेगा? प्रिंसिपल। मान लो एग्जांपल के तौर पर रिटेलर्स ने इसको एडवांस दे दिया हो, भाई इसको देने थे 1 लाख रुपए पूरी पेमेंट के, उन्होंने पिछली तो चुकता की 1 लाख रुपीज़, प्लस इसको 50,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा भी दे दिए एडवांस की फॉर्म में। तो ये पैसे ये लेके भाग गया। कौन? शाम लेके भाग गया। तो रिटेलर किससे वसूलेंगे? प्रिंसिपल से। ये बोल के भाई ये तुम्हारा एजेंट था, तुम्हारा कारगर था, तुम्हारे यहाँ काम करता था और तुम इसको भेजते थे अपने बिहाफ पे सामान, हमेशा हम इसी से डीलिंग करते थे। तो तुम्हारे काम करने वाला बंदा हमारे पैसे लेके भागा, इसके भुगतान तुम करोगे। तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है? हर एक पार्टनर एजेंट भी होता है, यानी नौकर भी होता है, और वो प्रिंसिपल भी होता है। इससे क्या मतलब बना फर्म में? मान लीजिए एक फर्म है, उस फर्म का नाम A&B, जो भी फर्म का नाम A&B सन्स मान लीजिए, लिमिटेड तो कंपनी हो गई ना, A&B सन्स हो गई, एक फर्म का नाम है A&B सन्स। तो क्या हुआ? A उसका पार्टनर है और B उस फर्म का पार्टनर है। जो काम ये मालिक भी है, यानी प्रिंसिपल भी है, ये भी प्रिंसिपल है और ये एजेंट की भूमिका भी निभाएगा, ये भी एजेंट की भूमिका निभाएगा। ऐसा कैसे? मान लीजिए अगर इसने कोई धांधलेबाजी कर दी बिजनेस तो जो भी दूसरे, और बिजनेस के नाम से धांधलेबाजी की है, मतलब जब ये धांधलेबाजी कर रहा था, ये बिजनेस का नाम लेके, बिजनेस का पार्टनर होने के नाते वो काम कर पा रहा था और उसमें उसने धांधलेबाजी कर दी, कोई चोरी कर दी, तो उसके लिए जवाबदारी किसको लेनी पड़ेगी? इसको, एज अ प्रिंसिपल। भाई तेरा ये एजेंट था, तुम दोनों एक ही हो, इसने काम गलत किया, तुझे भुगतान करना पड़ेगा। अगर ये कोई गलती करता है तो इसका भुगतान ये करेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल है। जब ये प्रिंसिपल है तो ये एजेंट है, और जब ये प्रिंसिपल है तो एजेंट है। ये दोनों के दोनों प्रिंसिपल भी एट द सेम टाइम और एजेंट भी एट द सेम टाइम। ये क्यों किया गया? कि भाई अगर ये गलत काम करता है तो तू इससे बच नहीं सकता, ये तू इसका प्रिंसिपल कहलाएगा, और जब ये गलत काम करता है तो तू बच नहीं पाएगा, तो प्रिंसिपल कहलाएगा, तो मेन बंदा कहलाएगा जो कि पकड़ा जाएगा। चोरी करके मान लो आप शॉप, एक बंदा है, 2 मालिक हैं उसके, दोनों शॉपकीपर, मतलब एक ही बंदे ने खोली हुई है, फादर सन है, दोनों ने पार्टनरशिप फर्म खोली हुई है। तो अगर फादर भाग जाए तो बेटे को पकड़ोगे ना भाई पेमेंट करने के लिए। क्यों पकड़ोगे? भाई तो उसके काम के लिए जवाबदार है। इसलिए कहते हैं पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर और दोनों पार्टनर एक दूसरे के एजेंट और प्रिंसिपल है। एजेंट मतलब तू इसके बिहाफ पे काम कर रहा है, ये तेरे बिहाफ पे काम कर रहा है, यानी दोनों एक दूसरे के बिहाफ पे काम करें। जब एक गलती करेगा तो दूसरे को भुगतान करना पड़ेगा, इसलिए वो एजेंट और प्रिंसिपल के दायरे में आते हैं। यानी बोथ द पार्टनर आर एजेंट एंड प्रिंसिपल एट द सेम टाइम।
तो हमने पार्टनरशिप, व्हाट इज़ पार्टनरशिप पढ़ लिया। पार्टनरशिप क्या होती है, हम थोड़ी डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। जब हम और आगे जाएंगे, ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में सारी थ्योरी करा दूंगा, थोड़ा थोड़ा पॉइंट आते रहेंगे, हम करते जाएंगे। जो जो मैं डे टू डे वीडियोस में बनाते जा रहा हूँ, कराते जा, उतना उतना कीजिए, सफिशिएंट है। मैं सब कुछ कवर कराऊंगा, ऐसा कुछ नहीं जो मैं छुड़वा दूंगा आपको, भाई ये टॉपिक तो मैंने किया नहीं, हम कहीं और से पढ़ते थे तो उन्होंने पहली क्लास में हमें ये पढ़ाया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा करवाता रहूँगा, हर एक टॉपिक को क्लियर कराऊँगा विद कॉन्सेप्ट क्लियरेशन के साथ, कि भाई क्लियर हो जाए आपको, और क्वेश्चंस के साथ कराऊँगा। तो चलिए हम दूसरा पॉइंट करते हैं। सेकंड टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, करैक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो पार्टनरशिप होने के लिए मेन फीचर है, करैक्टरिस्टिक क्या है भाई, पार्टनरशिप तभी कहलाते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग वो बिज़नेस करने के लिए एग्री करें। पार्टनरशिप 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होती है। बिजनेस होने के लिए कम से कम 2 या ज़्यादा लोग हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप एक्ट में एक जगह लिखा है कि मैक्सिमम 100 पार्टनर हो सकते हैं, लेकिन कंपनीज एक्ट जो पार्टनरशिप एक्ट से कहीं ऊपर है, कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि जो भी फर्म, पार्टनरशिप फर्म के 50 से ज़्यादा पार्टनर हो जाए तो उसको कंपनी बनाना कंपलसरी हो जाता है। जो भी फर्म के पार्टनर 50 से ज़्यादा होने लग जाए, 50 से अबव होने लग जाए, वो 50 से ज़्यादा पार्टनर्स रखना चाहते हैं, तो फिर उनको कंपनी बनानी कंपल्शन हो जाए, कंपलसरी है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं फर्म में, 50। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप बनाने के लिए, एक्सेप्ट ये सिचुएशन को हटा के, ये सिचुएशन में पार्टनरशिप नहीं बनेगी। माइनर बंदा कभी पार्टनर नहीं बन सकता। इसका भी एक्सेप्शन है एक, जो आपकी बुक में लिखा नहीं हो कहीं, कि माइनर बंदा कभी भी पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई बंदा पागल है यानी दिमागी तौर पे कमज़ोर है, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकता, वो भी पार्टनर नहीं बन सकता। पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, कि कानून में किसी बंदे को डिसक्वालीफाइड कर रखा है, भाई ये बंदा है, बंदा सही है, वो माइनर भी नहीं है, 18 साल से ऊपर का है, वो अनसाउंड माइंड का नहीं है, पागल भी नहीं है, समझदार बंदा है, लेकिन कानून ने उसको पार्टनर बनने से मना कर, मतलब धोखेबाज होगा वो बंदा, या उसने पिछले पास्ट में कोई ऐसा कोई काम कर रखा जिसकी वजह से उसको किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने या किसी भी कानून में मनाही होगी, सजा हो रखी होगी, तो उसको क्या कहेंगे। जैसे विजय माल्या जी हैं, वो भाग गए तो उनको भगोड़ा घोषित कर दे, तो क्या वो पार्टनरशिप में पार्टनर बन सकते हैं। वो माइनर तो है नहीं, वो अनसाउंड माइंड के तो है नहीं, लेकिन वो डिसक्वालीफाइड बाय एनी लॉ, किसी भी कानून में, वो कानून में इनकम टैक्स लॉ में उनको डिसक्वालीफाई कर रखा है, तो फिर वो नहीं बन पाएंगे पार्टनर। तो माइनर क्यों कहा इन्होंने, माइनर को पार्टनर क्यों नहीं बनाते। माइनर को पार्टनर इसलिए नहीं बनाते भाई, जो बंदा 18 साल से कम का है, लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज है, वो इतना समझदार हमारे कानून में माना नहीं जाता कि वो अपने डिसीजन ले सके कि वो पार्टनर बन सके कि नहीं बन सके, वो बिज़नेस के बेनिफिट ना उठा पाए। क्या पता कोई उसको बेवकूफ़ बना दे और बिज़नेस में एंटर हो जाए, अगर ये कानून में ना होता माइनर को पार्टनर बनाने के। तो इस वजह से पार्टनर माइनर नहीं हो सकता। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन वो क्या है कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म को कर रहे हैं, अगर एक्सेप्शन क्या है इस चीज़ का, कि अगर हम पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं किसके साथ, विद माइनर के साथ। पार्टनरशिप फर्म विद माइनर तब हो सकती है जब हम वो सिर्फ बना रहे हों माइनर के बेनिफिट के लिए, यानी उसमें से माइनर के बेनिफिट को ध्यान में रख के पार्टनरशिप फर्म बनाई जा रही है, तो वो पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। तो भाई क्यों वो एंटर नहीं कर सकता था माइनर, क्योंकि हमें ये लगता था कि जो बंदा 18 साल से कम का है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो सोच सके अपने भले बुरे के बारे में और वो अच्छा डिसीजन ले पाए, इसकी वजह से दूसरा बंदा उसका फ़ायदा ना उठा ले। इस वजह से कानून में मना था माइनर को पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए। लेकिन अगर कोई पार्टनरशिप फर्म बनी ही माइनर के बेनिफिट के लिए, माइनर को सुविधा पहुंचाने के लिए, उसकी भलाई के लिए पार्टनरशिप बनी है, तो वो पार्टनरशिप में एंटर हो सकता है। क्योंकि ये कंडीशन 18 साल की क्यों रखी थी, ताकि उसका नुकसान हो जाए। अब वो फ़ायदे के लिए पार्टनरशिप बनेगी भाई, तो उसमें बेनिफिट ही कमाएगा, इसमें नुकसान में तेरा कोई सहयोग नहीं होगा, तो नुकसान में नहीं जाएगा, तो वो पार्टनरशिप में आ सकता है। दूसरा केस था क्या था, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो बंदा दिमागी तौर पे कमज़ोर है, कहीं कोई और बंदा उसके इस कमज़ोरीपन का फ़ायदा ना उठा ले,
इस वजह से उसको पार्टनरशिप में एंटर करने से मना किया। इलीगल है उसको पार्टनरशिप में एंटर करवाना। ऐसे तो कोई भी बंदा अनसाउंड माइंड का है, मैं उसके साथ पार्टनरशिप में एंटर हो जाता हूँ, वो अच्छे पैसे वाला है तो उसके पैसे को हड़पने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हो जाएगा पार्टनरशिप में एंटर करना। उसको पता ही नहीं है बेचारे को क्या रहा उसके साथ। इस वजह से गवर्नमेंट ने रूल में लिख दिया कि भाई आप एंटर नहीं कर सकते किसी भी बंदे के साथ। और तीसरा बंदा कौन है? डिसक्वालीफाई। कानून ने ही मना कर रखा है, लॉ ने ही उसको मना कर रखा है, तो पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। क्यों? पहले ही तू धोखेबाज है। तू पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए तुझे अलाउ करे तो दूसरे बंदे को धोखा देगा, तो इस वजह से तू पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। कौन कौन? 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। पहला फीचर ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए। पार्टनर होने के लिए कम से कम 2 तो लोग होने चाहिए ना। हस्बैंड वाइफ को पार्टनर कहते हैं, 2 लोग होते हैं ना, एक बंदे हस्बैंड ही हो जाते हैं, पार्टनर बन जाता है। पार्टनर होने के 2 बंदे होने चाहिए ना जो एक दूसरे के पार्टनर हो। वैसे ही कम से कम 2 लोग होंगे, उससे ज़्यादा लोग हम पार्टनरशिप में एंटर होने चाहिए तो पार्टनरशिप कहलाएगी। मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 50। कौन कौन लोग पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकते? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है यानी डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ हो। तीसरा बंदा अनसाउंड माइंड का मतलब जो दिमागी तौर पे कमज़ोर हो, और डिस्क्वालीफाइबल हो मतलब कानून ने उसको मना कर रखा हो पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए। सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट्स। मतलब 2 बंदे पार्टनरशिप में 2 बंदे तो होने चाहिए, प्लस क्या होना चाहिए? प्लस ये सारे कंडीशन फुलफिल हुए। एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, एग्री होना चाहिए किसी भी चीज़ में एंटर करने के लिए, वो एग्री होने चाहिए। मान लीजिए ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं। ए बनाना चाहता है, बी के पास जाता है, लेकिन बी एग्री नहीं करता, तो क्या ये पार्टनरशिप बन सकती है? जब ये बी एग्री नहीं कर रहा, ये मान ही नहीं रहा एंटर करने के लिए, तो कहाँ से बनेगी पार्टनरशिप? पार्टनरशिप होने के लिए 2 बंदों का मानना, एग्री होना जरूरी है ना, तो एग्रीमेंट होना जरूरी है 2 बंदों का पार्टनरशिप एंटर होने के लिए। एग्रीमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट केस है क्या, कि एग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। एग्रीमेंट क्या होता है? एग्री करना। एग्री, अगर मेरे पास कोई यार प्रपोजल है कि भाई मेरा दोस्त है या मेरा भाई सागा भाई मेरे पास आता है कि भैया हमें बिजनेस करना है, हम पार्टनरशिप फर्म खोलने में, बोला हाँ कर लो, तो हम कंडीशन ऐसे ही तय कर लेते हैं कि भाई और मुँह जबानी, हमें कुछ कागज़ के लिखने की जरूरत नहीं, कागज़ों पे लिखने की जरूरत नहीं। भाई हम पार्टनर है, तू और मैं पार्टनर है, ए और बी पार्टनर है, ये दोनों भाई हैं, मान लो सगे भाई हैं, तो एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, भाई है सगे भाई हैं, तो ये विश्वास करते हैं एक दूसरे पे, बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। क्या इनको ज़रूरत है कि भाई ये एक एग्रीमेंट बनाए, कागज़ बनाए, उस पर लिखे कि हम ए एंड बी पार्टनरशिप में एंटर करने के लिए सहमत हैं, मुनाफा होगा तो ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, नुकसान होगा तो ए को इतना मिलेगा, बी को इतना मिलेगा, हम दोनों जब पार्टनरशिप करेंगे तो आपको घर से इतने पैसे लाने हैं, मेरे को घर से इतने पैसे लगाने के। ये कंडीशन लिखने की ज़रूरत क्या है? बहुत सारी कंडीशन उससे ही लिखने की ज़रूरत क्या है? हम कंडीशन बनाएंगे लेकिन ओरली बना लेंगे ना, हमें एक दूसरे पर विश्वास है, ट्रस्ट करते हैं। रिटर्न क्यों बनाते हैं? जब हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता तभी तो हम रिटर्न बनाते हैं। तो 2 तरह की एग्रीमेंट हो सकती है। पहला पॉइंट क्या कह रहा है? 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए पार्टनरशिप करने के लिए, प्लस वो एग्री भी होने चाहिए। 2 बंदे तो लेके आ गए लेकिन वो बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है, पकड़ के 2 बंदे एक साथ खड़े कर दिए, तो क्या पार्टनरशिप बन जाएगी? जब तक ये बिजनेस करने के लिए एग्री नहीं करेंगे एक जैसा बिजनेस, तो वो पार्टनरशिप नहीं बनेगी। एग्रीमेंट कैसे हो सकती है? ओरल और रिटर्न। ओरल क्या होते हैं भाई? मुँह जबानी, भाई हमने मुँह जबानी हमने एक दूसरे को बोल दिया ये कंडीशन है, इतना इतना प्रॉफिट लेंगे, रेशो में 50-50 लेंगे, 40-60 लेंगे, आप इतने पैसे लेके आओगे, मैं इतने पैसे लेंगे, ये हो सकता है। या तो रिटर्न हो सकता है। रिटर्न कहाँ पे? जहाँ पे हमें विश्वास नहीं है एक दूसरे के ऊपर, भाई हैं लेकिन एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उनको लगता है, मम्मी कहती है कि भाई देखो भाई भाई का प्यार एक तरफ और व्यापार एक तरफ, अगर बिजनेस कर रहे हो लड़ाई झगड़ा ना हो, पैसा पैसा लड़ाई करवा देता है भाई भाइयों के बीच में, तो आप क्या करो? रिटर्न एग्रीमेंट कर लो ताकि कोई भी बाद में लड़ाई ना हो, पहले से ही तय। तो उसको कहता है रिटर्न एग्रीमेंट। रिटर्न एग्रीमेंट को एक और वर्ड बोलते हैं, होता है पार्टनरशिप डीड। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, उसको क्या कहते हैं हम? पार्टनरशिप डीड। बस का नाम दे दिया पार्टनरशिप डीड। डीड मतलब वो एग्रीमेंट रिटर्न, उसमें क्या कंडीशंस लिखी होती है। इसमें एक और पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। हमने क्या पढ़ा एसेंशियल में? 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, प्लस वो एग्री भी होने चाहिए वो काम करने के लिए। एग्रीमेंट ओरल, मुँह जबानी भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। एग्रीमेंट क्या होता है? कंडीशंस लिखी होती हैं। एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है? कंडीशन लिखी होती है बिजनेस करने की, कंडीशंस
ऑफ द बिजनेस कि भाई इतने पैसे तू लेके आएगा, वो ज़रूरी है ना। मान लीजिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। मान लीजिए ओरल एग्रीमेंट है और लड़ाई हो जाती है। ऐसे केसेस बहुत सारे हुए हैं जहाँ पे ओरल एग्रीमेंट हुआ, मुँह ज़बानी एग्रीमेंट हुआ। पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र थे, एक दूसरे लड़ाई नहीं करते थे, तो उन्होंने एग्रीमेंट में रिटर्न नहीं किया, उन्होंने मुँह ज़बानी बिजनेस करने लगे। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, तो उनके बीच में लालच आ गया कि भाई मैं इतना कमाता, मान लो रमेश है और सुरेश है, ये पार्टनर्स हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने बिज़नेस शुरू किया, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, फिर बाद में रमेश को कितना परसेंट मिलता था? वैसे 40%, इसको 60% ऑफ प्रॉफिट मिलता था। 100 रुपये कमाते थे तो 40 ये लेता, 60। तो रमेश को लगता था सुरेश बहुत अच्छा, ज़्यादा नॉलेज है, इसको ज़्यादा मिलना चाहिए। लेकिन बढ़ते बढ़ते 2-3 साल बीते तो रमेश को ये रियलाइज़ हुआ कि भाई इस बिज़नेस में मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, सुरेश इतनी मेहनत नहीं कर रहा, मेरे को ज़्यादा मुनाफा मिलना चाहिए। तो ये इससे लड़ता है और कहता है कि भाई नहीं, हमें 50-50 मिलना चाहिए। अब सुरेश बोलता नहीं, पहले वादा हो चुका है। तो ये कहाँ जाएंगे? लड़ाई होगी तो कहाँ जाएंगे? कोर्ट में। कोर्ट में जाओगे ना, लड़ाई होगी तो यार थोड़े एक दूसरे से सुलझा लोगे, कोर्ट में जाओ। कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके सुरेश बोलता है कि मिलोड, रमेश ने ही एग्री किया था कि 40% का मुनाफा लेगा। अब वो मुकर रहा है, वो कहता है मुझे 50-50 दो। तो जज साहब पूछेंगे रमेश बताओ क्या तुमने इस बात से सहमति जताई थी? तो रमेश क्या बोलेगा? झूठ बोल देगा। रमेश क्या बोलेगा? नहीं साहब, मैंने बोला था कि हम 50-50 लेंगे। तो कहते पहले तुमने 50-50 लिया है? कहते हाँ जनाब, पहले भी हम 50-50 लेते रहे हैं अब ये मुझे 50 ही चाहिए। हमने पहले डिसाइड किया था कि पहले जो मिलता है मिलेगा, तीसरा चौथे साल से हम 50-50 लेंगे। तो मैंने पहले वादा किया था, इसने भी किया था, सुरेश ने मेरे से। सुरेश कहता नहीं जनाब, ऐसा कुछ वादा नहीं किया था, हमने 40-60 का वादा किया था और ऐसा कोई वादा ही नहीं हुआ हमारा। अब कोर्ट किसकी बात माने? क्या कोई सबूत है? दोनों के पास कोई सबूत नहीं इस बात को साबित करने का। अब ऐसे ऐसे केस कोर्ट में चलते रहेंगे भाई, पैसे से रिलेटेड कोर्ट में केस चलते रहेंगे, तो फिर ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे देश में। वैसे क्रिमिनल केसेस बहुत सारे जो कि अनसॉल्व रह जाते हैं। तो कोर्ट ने, कानून ने एक चीज़ बनाई, वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये 1932 में पारित हुई थी, लागू हुई थी, इस वजह से इसका नाम लग गया इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो भाई कहते हैं कि अगर ऐसी लड़ाई होती है पार्टनरशिप फर्म की, जिसमें पैसे से रिलेटेड विवाद होता है कि भाई सैलरी मिलनी चाहिए थी, हमें ये मिलना चाहिए था, हमें वो मिलना चाहिए था, हमें 40% नहीं 50-50% मिलना चाहिए था। तो उन्होंने बोला देखो हम इतने सारे केसेस को हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, लोग ओरल एग्रीमेंट के ऊपर विश्वास करते थे, रिटर्न इतना नहीं करवाते थे। तो गवर्नमेंट को बड़ी परेशानी होती थी कि भाई लड़ाई झगड़ा उनके पास आता था कोर्ट में, तो सोल्व कैसे करेंगे। तो उन्होंने इसके लिए कानून ही बना दिया, कह दिया कानून में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, कि अगर आप ओरल एग्रीमेंट बनाते हो एंड डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो इसका एक ही सोल्यूशन है, बहुत ही अच्छा सोल्यूशन ढूंढा उन्होंने, ओरल एग्रीमेंट है। अगर ओरल एग्रीमेंट बनाते हो एंड डिस्प्यूट हो जाए, आपके बीच में लड़ाई हो जाए, ओरल एग्रीमेंट है और लड़ाई हो जाए, क्योंकि देखो रिटर्न एग्रीमेंट में तो लड़ाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि रिटर्न एग्रीमेंट में अगर लड़ाई हो गई तो कानून बनाने की जरूरत नहीं, आपने पहले लिखा हुआ है कि कितना क्या मिलना चाहिए, वो सबूत है। जब आप रिटर्न एग्रीमेंट बनाते हो ना, तो ए एंड बी क्या करते हैं, एग्रीमेंट की कॉपी एक ए के पास रहती है, एक बी के पास रहती है, तो लड़ाई झगड़े का मतलब ही नहीं है, दोनों के पास एक दूसरे की साइन की हुई कॉपी होती है कि भाई आपने, स्टैम्प पेपर होता है, एक स्टैम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट लिखी हुई थी, एक इस बात से सहमत है, बी इस बात से सहमत है, दोनों साइन करते हैं, ये इसके पास कॉपी रहती है, एक इसके पास कॉपी रहती है, तो लड़ाई झगड़े की कोई बात ही नहीं उठती। लड़ाई कहाँ पे होती है, ओरल एग्रीमेंट में, इसमें कहीं लिखित ही नहीं है, तो कोई भी अपनी बात से मुकर जाएगा। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने क्या बोला कि अगर ओरल एग्रीमेंट बनाते हो एंड डिस्प्यूट हो जाए, आपके बीच में लड़ाई हो जाए, तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इन 2 चीज़ों के। 2 चीज़ें क्या देने को तैयार हो गए थे वो, देखो भाई, पहली चीज़ कि जो प्रॉफिट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें आपकी लड़ाई में पड़ना नहीं है,
इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, बराबर बराबर से बांटा जाएगा जो मुनाफा हुआ है। दूसरा, अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है बिजनेस में, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में लोन दे रखा है तो आपके दिमाग में केस क्वेश्चन आएगा एक, सर लोन क्यों देंगे, वो तो कैपिटल लेके आते हैं, लोन क्यों देते हैं। कभी कभी क्या होता है, इस बात को भी जब क्वेश्चन करेंगे तो मैं डिटेल में समझाऊंगा लोन क्यों देते हैं। कैपिटल, जब पार्टनर कैपिटल लेके आ सकता है तो वही पार्टनर, मैं एक फर्म में पार्टनर हूँ, एक फर्म है मतलब ए एंड बी सन्स में पार्टनर हूँ मैं ए हूँ और मैं पार्टनर इस फर्म में, तो मैं कैपिटल लेके आऊँगा और ये भी कैपिटल लेके आएगा, तो फिर मैं इसमें लोन क्यों दे रहा इसी फर्म में। तो इसका भी एक रीज़न होता है लोन क्यों देते हैं, वो इस वीडियो में नहीं, जब मैं क्वेश्चन कराऊँ उसमें मैं समझाऊँगा आपको लोन का किस्सा कि लोन क्यों देते हैं, उसका भी लॉजिक है एक। कोई भी चीज़ हम बिना किसी लॉजिक के नहीं करने वाले, उसके पीछे कारण होता है, हम वो कारण समझने वाले हैं, वो कारण समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप 95+ स्कोर कर सकते हो। मेरा टारगेट क्या है, 95+ आप स्कोर करो अकाउंट्स में, जो कि इतना मुश्किल नहीं है, ईजी है। तो भाई इन्होंने बोला लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, उन्होंने क्या बोला इतने केसेस आएंगे पार्टनरशिप फर्म के, तुम लोग तो ओरल एग्रीमेंट बनाते हो, हम क्या करें, हम नहीं तुम्हारी लड़ाई झगड़े में पड़ते, कोई सबूत भी नहीं होता हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटने की सलाह देते हैं। अगर कोई पार्टनर लोन देता है, फर्म में लोन देता है, उसको 6% का ब्याज मिलेगा। भाई देखो, अगर आप लोन दे तो कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं, कैपिटल का ब्याज अलग होता है, वो सब पढ़ेंगे, लेकिन ये दो चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने बिजनेस में लोन दिया है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2 पॉइंट पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में जो भी बुलाओ कुछ नहीं मिलेगा, बाकी सिर्फ ये मिलेगा प्रॉफिट इक्वली बटेगा और लोन जो है उसके ऊपर 6% का ब्याज, जो आपने बिजनेस में ब्याज के ऊपर पैसा चढ़ाया है, मतलब ये पैसा लो ब्याज दो, वो पैसा लोन जो दिया है, लोन अलग चीज़ होता है, कैपिटल अलग चीज़ होती है, जो लोन दिया है उसके ऊपर आपको 6% का ब्याज मिलेगा पार्टनर को। ये दो कंडीशन, और कुछ भी नहीं मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी क्या होती है, मान लो सुरेश बोल दे, जब और रमेश बिजनेस करने वाले थे तो सुरेश ने बोला था कि भाई देख मैं बिजनेस में डेली आऊँगा, मैं शॉप हर रोज़ खोलूँगा, ऑफिस में हर रोज़ आऊँगा, रमेश तू हर रोज़ नहीं आएगा बिजनेस में, तो मैं आऊँगा तो मेरे को सैलरी भी अलग से मिलनी चाहिए प्रॉफिट के अलावा। तो रमेश मान गया था, ये भी हो सकता है। कैपिटल ये ज़्यादा लेके आ रहा है, कम लेके रखा था, भाई हम कैपिटल पे भी 10% का इंटरेस्ट लेंगे, ये बात हो। बहुत सारी कंडीशन, बहुत सी चीज़ देने के लिए तैयारी होती है, जो बाद में मुकर जाते हैं, लड़ाई हो जाती है। तो इन्होंने क्या बोला, भाई हमें नहीं पढ़ना, तुमने क्या बात के लिए सहमति जताई थी, हम ये कह रहे हैं प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, लोन को 6%। कहता है सर इंटरेस्ट तो दो कैपिटल को, कहता है यार चुप रहो, कुछ नहीं मिलेगा, सैलरी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, क्या करना है, ना तो आपसे कुछ लिया जाएगा ना दिया जाएगा, सिर्फ ये पैसे मिलेंगे, प्रॉफिट इक्वली बटेगा, लोन के ऊपर 6% का ब्याज। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हमने। 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए और एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में, तभी तो एग्री करेंगे बिजनेस। 2 से 2 ज़्यादा लोग इकट्ठे हो गए लेकिन एग्री नहीं कर रहे बिजनेस करने के लिए, तो पार्टनरशिप फर्म कैसे बनेगी। एग्रीमेंट कैसे हो सकता है, ओरल और रिटर्न। रिटर्न एग्रीमेंट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। ओरल हुआ है तो एक दिक्कत की बात है, क्या दिक्कत की बात है, लड़ाई झगड़ा हुआ। ओरल एग्रीमेंट है, अगर ओरल एग्रीमेंट है और लड़ाई झगड़ा हुआ तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत काम करेंगे। अच्छा, अब एक पॉइंट दिमाग में आ रहा है, ओरल एग्रीमेंट है, ओरल एग्रीमेंट है, बट डिस्प्यूट नहीं हुआ, तो क्या होगा, क्या इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत इक्वल प्रॉफिट बटेगा, 6% लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, या जो उन्होंने आपस में एग्री कर रखा था उसके हिसाब से चलेगा। जो एग्री कर रखा था, भाई जो आप सैलरी दे रहे थे एक दूसरे को वो दो, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे थे वो दो, जो कमीशन दे रहे थे, कमीशन भी हो सकता है कोई पार्टनर कहे मुझे कमीशन भी मिलती है तो वो दो, जो ये पॉइंट आएंगे मैं आगे पढ़ाऊंगा। यानी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ओरल एग्रीमेंट बट डिस्प्यूट नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं। ओरल एग्रीमेंट में जो होता है वो तो वैसे करते रहो, हमें क्या लेना देना, हमें तो टैक्स से मतलब है, टैक्स हमें मिल जाएगा टाइम पे। तो ओरल एग्रीमेंट है आपका, मुँह ज़बानी है, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, आप उस बात से सहमत हो, अभी भी मान के चल रहे हो कि भाई 40-60 है, सैलरी 10,000 तू लेगा, मैं कस्टमर लेके आता हूँ तो मुझे कमीशन मिलेगा, दोनों ने कैपिटल लेके आए तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट जैसे जैसे बंटना है वैसे वैसे बांटते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कब होगा दिक्कत,
ओरल एग्रीमेंट है और डिस्प्यूट हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दायरे काम में आएगा। तब हमें इसकी बात सुननी है, वैसे नहीं सुननी। कब सुननी है? जब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कब सुननी है? जो दो बातें कहता है। क्या बात कहता है? प्रॉफिट इक्वली बटेगा, मुनाफा बराबर बराबर बांटो 50-50%, और लोन अगर किसी पार्टनर ने दिया उसको 6% का ब्याज मिलेगा। ये कब सुनेंगे हम? जब लड़ाई हो और ओरल एग्रीमेंट हो। रिटर्न हो और लड़ाई हो जाए तो भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नहीं आएगा। रिटर्न हो और लड़ाई ना हो तो भी नहीं है। कब आएगा? रिटर्न तब कब आएगा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दायरे में कब आएगा? ओरल प्लस डिस्प्यूट, लड़ाई हो जाए, और जिस पॉइंट के लिए लड़ाई हो रही है उसी के लिए एक्ट कानून काम में आएगा, वैसे नहीं आएगा। तो चलिए अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। तीसरा पॉइंट है लॉफुल बिजनेस। पहला पॉइंट क्या पढ़ा था हमने? एसेंशियल क्या है पार्टनरशिप होने के लिए? पहला पॉइंट था कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए। दूसरा क्या था? एग्रीमेंट, वो एग्री होने चाहिए बिजनेस करने के लिए। तीसरा बिजनेस है लॉफुल होना चाहिए, यानी कि बिजनेस लीगल होना चाहिए। इलीगल बिजनेस होता है, बिजनेस तो है, इलीगल बिजनेस भी बिजनेस तो है, लेकिन पार्टनरशिप उसकी नहीं कहलाएगी। ऐसे तो भाई कोई भी पार्टनरशिप कर लेगा, स्मगलिंग करने के लिए, किसी को किडनैप करने के लिए पार्टनरशिप कर ले, तो क्या कानून के दायरे में वो पार्टनरशिप कहलाएगी? नहीं। लॉफुल बिजनेस, बिजनेस कानून के दायरे के अंदर का होना चाहिए, उसी को हम पार्टनरशिप के दायरे में डालेंगे। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। इलीगल बिजनेस जो यानी गवर्नमेंट ने जिसको अवैध घोषित कर रखा है वो बिजनेस नहीं होना चाहिए पार्टनरशिप। 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, एग्री करते हैं कि हम इस बच्चे को किडनैप करेंगे और मम्मी पापा से 1 करोड़ की फिरौती मांगेंगे, तो क्या वो पार्टनरशिप कहलाएगी? 2 या 2 से ज़्यादा लोग हैं, हाँ, एग्री करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो क्या पार्टनरशिप कहलाएगी? बिजनेस तो इलीगल है तो नहीं कहलाएगी, वो पार्टनरशिप के दायरे में नहीं आएगी। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट जो हमने जितनी भी हमने वो डेफिनेशन पढ़ी थी पार्टनरशिप की, उसमें लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉसेस। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ये पॉइंट में क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप होने के लिए एग्री करना चाहिए कि वो प्रॉफिट लॉसेस शेयर करेंगे। शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉसेस को वो शेयर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा ही हर पार्टनर ही लॉसेस भी शेयर करे। ये भी हो सकता है कि एक पार्टनर या 2 पार्टनर लॉसेस शेयर ना करें। भाई क्या कह रहे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग, पहले 2 या 2 से ज़्यादा बंदे होने चाहिए। दूसरा एग्री करने चाहिए बिजनेस करने के लिए। तीसरा लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, लीगल नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रॉफिट शेयर करें, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा लॉसेस शेयर करे। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग लॉसेस शेयर ना करें। मैंने एग्जांपल दिया था कि शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन, अमित जी बिजनेस में आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोले मैं लॉसेस शेयर नहीं करूँगा, तो भी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। ज़रूरी नहीं है कि लॉसेस वो हैंडल करे, मतलब उसको उसके अंदर से पार्टिसिपेट करे लॉसेस के अंदर, ये ज़रूरी नहीं, कंपल्शन नहीं है। उस केस में जहाँ पे वो लॉसेस को शेयर नहीं करते तो भी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हो सकता है। क्या कहना चाहते हैं इसमें? भाई देखो, A, B, C और D पार्टनर हैं। ये पार्टनर है और सारे के सारे काम करते हैं, तो ये क्या है? पार्टनरशिप। सारे के बंदे फॉर्म में आते हैं, काम करते हैं, बिजनेस के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कोई भी चीज़ खरीदनी हो सबकी सलाह मशवरा होता है, कोई भी खर्चा करना सबका सलाह मशवरा होता है, सबसे पूछताछ होती है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्म में आते हैं। यानी बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल, सारे के सारे बिजनेस में चला रहे हैं, हाँ सारे चला रहे हैं, सारे चारों के चारों बिजनेस में आते हैं। दूसरे केस में क्या है? A + B + C + D पार्टनर हैं, लेकिन B C D फॉर्म में नहीं आते, वो घर में बैठे रहते हैं। वो पार्टनर हैं लेकिन वो पार्टिसिपेट नहीं करे डिसीजन में। A ही सारे के सारे डिसीजन लेता है अपनी मर्जी से।
यही सारे के सारे खर्चे हैंडल करता है। मतलब पैसे इन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रखा है, लेकिन सारा सारा डिसीजन पावर किसके पास है? ए के पास। ए देखता है बी सी डी के पास और भी बहुत सारे काम है, ये और भी काम करते हैं और फैमिली संभालते हैं, इस वजह से ये बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो भी ये पार्टनरशिप है। भाई ज़रूरी नहीं है कि आप पार्टनर हो तो आपको बिजनेस में आना ही पड़ेगा, शॉप पे आना ही पड़ेगा, फर्म में आना ही पड़ेगा और उसको आप बैठना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। दूसरा केस क्या था? और एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर, और एनी कोई भी एक पार्टनर सबके बिहार पे काम कर रहा है तो भी वो पार्टनरशिप कहलाएगी। भाई 3 बंदों ने एग्रीमेंट में, तो 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं ये लोग, लेकिन ये 3 बंदे पार्टनरशिप फॉर्म में आते नहीं हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, सब इसी को सौंप रखा है। मतलब कर सकते हैं लेकिन करते नहीं है, तो ए एक्टिंग कर रहा है, मतलब ए इनके बिहाफ पे सबका काम यही कर रहा है, तो ये भी पार्टनरशिप के दायरे में आएगा। तो पहला पॉइंट क्या था भाई? 2 या 2 से ज़्यादा लोग। दूसरा क्या था कि भाई वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्री करने चाहिए बिजनेस करने के लिए। तीसरा, बिजनेस करने के लिए वो भी लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। 2 या 2 से ज़्यादा लोग एग्री हों, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ओरल होगा तो लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस है, अगर ओरल प्लस डिस्प्यूट हो गया तो 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के दायरे में आएगा और 2 ही चीज़ें मिलेंगी, प्रॉफिट इक्वली और 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। तीसरा क्या था? लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, आप एग्री तो कर रहे हो लेकिन बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। तीसरा क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग में आप पार्टिसिपेट करने चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा लॉसेज में भी पार्टिसिपेट करे। आप लॉसेज में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, कोई एक ही लॉसेज में पार्टिसिपेट कर रहा है, 2 ही पार्टिसिपेट करे लॉसेज में, बाकी जो जितने भी 2 या 3 जितने भी बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करे लॉसेज में, तो भी वो पार्टनरशिप के दायरे में आएगा। 5वां पॉइंट क्या था? बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस एक बंद, सारे के सारे बंदे बिजनेस चला रहे हैं, वही बिजनेस को सारे सारे बंदे चलाए, सब अपने फर्म में आ रहे हैं, उनके मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो भी फर्म है। और एक बंदा आ रहा है दूसरों के बिहाफ पे, वही सब कुछ चला रहा है, वो भी हमारी पार्टनरशिप के दायरे में आएगा। तो आखिरी पॉइंट, जो आज के दिन का जो आखिरी पॉइंट हमें कवर करना है वो है नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। चलो हम कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट है नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का नेचर क्या है? 2 व्यू से हम इसको देखेंगे, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये सेपरेट एंटिटी है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेपरेट एंटिटी है। मतलब जब हम अकाउंट्स बनाएंगे पार्टनरशिप का तो पार्टनर को अलग मानेंगे। सेपरेट एंटिटी मतलब पार्टनर अलग हैं और पार्टनरशिप फर्म अलग है। दुकान अलग इंसान है, पर्सन है, बिजनेस डिफरेंट पर्सन है। सेपरेट एंटिटी का मतलब बिजनेस डिफरेंट पर्सन है और पार्टनर्स डिफरेंट पर्सन है, वो एक नहीं है। ये 2 तरह के पर्सन है, पार्टनर्स अलग हैं, बिजनेस अलग है। एक बात बताइए, जब हम 11वीं क्लास में प्रोप्राइटरशिप पढ़ते थे तो भी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोप्राइटर है वो अलग माना जाता था और जो बिजनेस है वो अलग माना जाता था, तभी तो बैलेंस शीट में हम यहाँ पे कैपिटल लिख पाते थे। कैपिटल यानी कि लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड है, इसमें हम कैपिटल लिखते थे ना भाई। क्या लायबिलिटी क्या है? जो हमने पैसे देने हैं। बिजनेस कहता था बैलेंस शीट, बची हुई शीट, जो बैलेंस बचा हुआ है बिजनेस के पास किसी और का, कैपिटल लायबिलिटी। ये किसका है? ये तो ओनर है। तो बिजनेस क्या कह रहा है? मैंने अपने आप को ही पैसे देने हैं। बिजनेस और कैप यानी पार्टनर यानी प्रोप्राइटर और बिजनेस एक ही तो था, अलग तो था। अगर प्रोप्राइटर मर जाएगा तो बिजनेस तो बंद ही हो जाएगा ना। कोई शॉपकीपर है वो मर गया तो बिजनेस बंद, खत्म, दुकान बंद, शट डाउन। तो उसको लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट जब अकाउंट्स बनाते थे तो हम उसको अलग पर्सन मानते थे और उसके अकाउंट्स करते वक्त उसको लायबिलिटी साइड लिखते थे। भाई ये अलग पर्सन है, उसको मैंने पैसे देने, ये बिजनेस कहता था। यानी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हर एक चीज़, हर एक बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। यस, हर एक बिजनेस सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। तो इसको याद कर लो, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो हर एक बिजनेस एंटिटी अलग होती है, सेपरेट होती है, उसके पार्टनर से या मालिकों से अलग होती है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर नॉट पार्टनरशिप। अब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर एक चीज़ को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोप्राइटरशिप अलग नहीं है। अगर दुकान का नुकसान हुआ है, अगर दुकान का नुकसान हुआ है तो किसका नुकसान हुआ है? प्रोप्राइटर का। अगर दुकान ने किसी से उधार लिया है, दुकान के नाम पे बिल कटता है ना, जब आप किसी दुकान पे सामान लेने जाते हो तो दुकान का नाम आता है ना,
लक्ष्मी एंटरप्राइजेस, वो फर्म होती है, दुकान होते हैं जो लक्ष्मी एंटरप्राइज, तो बिजनेस बिल के ऊपर किसका नाम आता है? लक्ष्मी एंटरप्राइजेस का। लेकिन अगर लक्ष्मी एंटरप्राइजेस को आपने सामान बेचा है, लक्ष्मी एंटरप्राइजेस को आपने सामान बेचा है, एग्जांपल ले रहा हूँ, और सामान बेचा है उधार में और बिज़नेस ठप पड़ जाए, बिज़नेस को नुकसान हो जाए, बिज़नेस नुकसान में चला जाए, तो क्या आप ये बोलोगे भाई नहीं, अब बिज़नेस मैन दुकानदार क्या बोलेगा? लक्ष्मी एंटरप्राइज का जो मालिक है वो क्या बोलेगा? नहीं भाई, दुकान ने लिया था उधार, मैं तो अलग हूँ, देखो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अलग हूँ, मैं कैपिटल अलग लिखता हूँ, मैं अलग हूँ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या ऐसा होगा? क्या लक्ष्मी एंटरप्राइजेज नुकसान में चलेगी, वो जीरो प्रॉफिट कमा रही है, नेट प्रॉफिट उसका ज़ीरो आ रहा है, तो क्या वो क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करेगा? वो नुकसान में चला गया, ठप हो गया, तो क्रेडिटर क्या अपना घर का सामान बेच के वो देगा? तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट नहीं थे, बिजनेस और मालिक सेपरेट नहीं थे। अगर बिजनेस का नुकसान हुआ है तो मालिक सेपरेट ना होने का मतलब क्या होता था प्रोप्राइटरशिप में? कि भाई घर का सामान बिक जाएगा, क्रेडिटर को पे करने के लिए। आप तो बोलेगे हमेशा से ही होता है, क्यों भाई? विजय माल्या कंपनी थी, विजय माल्या की कंपनी, विजय माल्या पैसे लेके भाग गया, विजय माल्या की कंपनी घाटे में चली गई, तो क्या विजय माल्या की पर्सनल प्रॉपर्टी हम बेच रहे हैं? नहीं, हम विजय माल्या की फर्म जो उसकी कंपनीज थी, क्योंकि कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है और जो उसके मालिक होते हैं सेपरेट एंटिटी होते हैं। कंपनी के मालिक कौन होते हैं? जब कंपनी चैप्टर पढ़ोगे तो डिटेल में समझाऊंगा, उसमें ऐसा नहीं होता। कंपनियों के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर मालिक होते हैं। तो कंपनी अगर नुकसान में चलेगी तो क्या घर घर जाके, मैंने अगर मान लो रिलायंस उसके विजय माल्या की कंपनी के किंगफिशर के शेयर्स खरीद रखे हैं और किंगफिशर दिवालिया हो गई, तो क्या मेरे घर आके मुझसे पैसे ले रहे हैं? क्या मैं तो मालिक हूँ उसका? नहीं ले रहे ना। यानी कंपनी अलग है, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कंपनी अलग होती है और मालिक अलग होते हैं। तो अगर कंपनी घाटे में जा रही है तो मालिकों के घर नहीं बिकने वाला, मालिकों ने जितना पैसा लगा रखा है वही डूबेगा। लेकिन प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता था? अगर फर्म जो दुकान है नुकसान में जा रही है तो आपका घर बिक के उसके नुकसान की भरपाई हो सकती है, जो क्रेडिटर की पेमेंट कर सकते हो। वही लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है, पार्टनरशिप में भी ऐसा ही होता है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू पे वो सेपरेट नहीं है, नो सेपरेट लीगल, कानूनी तौर पे इन दी आइज ऑफ लॉ, नो सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आइज ऑफ लॉ। कानून की नज़रों में पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स एक है, एक ही हैं वो। अगर फर्म नुकसान में जाएगी तो पार्टनर्स के घर का सामान बिक जाएगा, कंपनीज में ऐसा नहीं होता। तो भाई पार्टनरशिप में क्या होता है? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो याद कर लो, हर एक एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी है उसके मालिकों से। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में, आपने प्रोप्राइटरशिप 11th में पढ़ लिया, पार्टनरशिप अभी पढ़ रहे हो, फिर कंपनी पढ़ोगे। तो पार्टनरशिप में क्या होता है? ये एक नंबर के लिया जाता है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, आपके घर का सामान बिक जाएगा। तो अब इस केस में एक और पॉइंट मैं जो बताना चाहता हूँ, इस केस में क्या होता था कि लोग क्या करते थे, मान लो मुझे एक पार्टनरशिप फर्म खोलनी है, पार्टनरशिप फर्म के ऊपर टैक्स रेट है 30% प्लस सेस सरचार्ज, ये सब अलग अलग के सेम है। और कंपनीज़ के केस में भी 30% टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस, ये सब लगते थे। दोनों के केस में यही था, सेस प्लस सरचार्ज, दोनों केस में। आप में टैक्स रेट में नहीं जाना, मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण है। तो क्या करते थे लोग, भाई देखो फर्म है उसको भी इतना टैक्स देना पड़ रहा है, कंपनी को भी इतना टैक्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन कंपनी में एक बेनिफिट होता था कि अगर आप थोड़ा बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, आप ज़्यादा बिजनेस करना चाहते हो, प्रोप्राइटरशिप पे पार्टनरशिप में क्यों आता है? आप ज़्यादा लोगों को इंक्लूड क्यों करते हो? कि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो और आपके पास कैपिटल नहीं होता, तभी तो आप पार्टनरशिप में आते हो। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ सिर्फ इस पॉइंट के लिए, जब आगे बढ़ेंगे तो मैं और डिटेल में, जब ये पॉइंट्स आएंगे, जब क्वेश्चन आएंगे, मैं और डिटेल में समझाऊंगा इनको। जब आप
प्रोप्राइटरशिप से आप पार्टनरशिप में क्यों आते हो कि आपके पास कैपिटल कम और बिजनेस ग्रो कर सकता है, तो आप चाहते हो 2-3 बंदों को और जोड़ लूँ और वो पैसे लेके आएंगे। आप रिस्क कम करना चाहते हो, बिजनेस में नुकसान होगा तो ज़्यादा बंदे होंगे तो वो भी नुकसान झेल लेंगे, इस वजह से आप पार्टनरशिप खोलते हो। लेकिन आपने देखा कि अगर बिजनेस डूब गया तो मेरे घर का सामान बिक जाएगा और मेरे दोस्तों के घर का सामान भी बिक जाएगा। टैक्स तो 30% है, लेकिन अगर मैं कंपनी खोलूँ, प्रोप्राइटर से कंपनी में आऊँ, तो मुझे 30% टैक्स सरचार्ज सेस तो देना पड़ेगा, लेकिन मैं सेपरेट लीगल एंटिटी, नो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं, मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी कहलाएगी कंपनी में। जो कंपनी होगी कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी मिलेगी, पार्टनरशिप में नहीं मिलती, इसलिए घर का सामान बिकता है। कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आप और आपकी कंपनी को अलग माना जाता है। यानी कि अगर कंपनी नुकसान में चलेगी तो आपके घर का सामान नहीं बिकेगा। जितना पैसा आपने कंपनी में लगा रखा होगा, यानी मान लो मैंने कंपनी में 1000 रुपये लगा रखे हैं, मैं मालिक हूँ कंपनी का, मेरे पास शेयर्स है उसके, शेयर की फॉर्म में, तो मेरा 1000 का ही नुकसान होगा, मेरे घर का सामान नहीं बिकने वाला। तो लोग क्या करते थे, पार्टनरशिप प्रोप्राइटरशिप से कंपनी बना लेते थे। टैक्स तो उतना ही देना है, बिजनेस तो वैसे चलना है, नाम वही, दुकान वही है, सामान वही बेच रहा हूँ, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो कंपनी की फॉर्म में रख दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई प्रोप्राइटरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप कैसे बनती है, कंपनी कैसे बनती है, एग्रीमेंट ही तो होता है इसमें, लेकिन कानून को कैसे पता चलता है पार्टनरशिप फॉर्म। तो भाई जब अगर आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हो, लोग इकट्ठे करोगे और बोलोगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट करोगे, एग्रीमेंट तो हो गया। आप कंपनी, जब गवर्नमेंट आपको इनकम टैक्स वाले एक पैन कार्ड देंगे, कंपनियों का पैन कार्ड अलग बनता है। जब आपकी मम्मी पापा के पास पैन कार्ड होगा तो उनकी फ़ोटो होगी, यहाँ पे पैन कार्ड होगा उनके पास, यहाँ पे फ़ोटो होगी उनकी, उनका नाम होगा यहाँ पे नेम, उनकी एज लिखी होगी यहाँ पे उनका पैन नंबर, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑथराइज करता है, देता है, और उसका साइन होता है यहाँ पे, ये पैन कार्ड हो गया। वैसे ही पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड होता है, यहाँ पे फ़ोटो नहीं होती, फ़ोटो की जगह खाली होती है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म का नाम, मतलब A&B सन्स, फिर उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब वो कंपनी बनी है, पैदा तो होती नहीं, जब वो दुकान खुला था, जब आप पार्टनरशिप, जिस दिन से पार्टनरशिप शुरू करें उस दिन की डेट लिखी होगी, उसका पैन नंबर लिखा होगा। अगर आप कंपनी खोलते हो तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज, जो भी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, वो तो करनी पड़ेगी। फिर इनकम टैक्स वाले आपको भी पैन कार्ड देंगे, जिसमें यहाँ पे कंपनी का नाम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और उसका पैन नंबर, और यहाँ पे डायरेक्टर के साइन होंगे। इससे पता चलता है पैन कार्ड से कि ये कंपनी की पार्टनरशिप है। तो लोग क्या करते थे, प्रोप्राइटर से कंपनी बना लेते थे सीधा, क्योंकि टैक्स तो उतना ही देना हमने, लेकिन हमें सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी मालिक और कंपनी को अलग माना जाता था, अलग अलग पर्सन माना जाता था। इस वजह से मैं अगर नुकसान में चली गई कंपनी तो मेरे घर का सामान नहीं बिकेगा, ऐसा होता था। तो इस वजह से लोग प्रोप्राइटर से कंपनी में शिफ्ट हो रहे हैं। तो पार्टनरशिप में भी एक एक्सेप्शनल सिचुएशन के तौर पे गवर्नमेंट ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। वो क्या था, वो था लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म तो है, कंपनी नहीं बना रहे आप, लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी क्या है उसकी, लिमिटेड, 1 मार्क्स में आ सकता है। ऐसी कौन सी पार्टनरशिप फर्म है जहाँ पे लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब आपकी को है, आप बिजनेस एक ही है लेकिन आपके घर का सामान नहीं बिकेगा, इसके लिए उन्हें एक लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्म बना दी। यानी जितने पैसे आपने बिजनेस में लगा रखे हैं उतना ही नुकसान होगा, आपके घर का सामान नहीं बिकेगा। वो इस वजह से क्या, ताकि लोग प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में आए, ना कि कंपनी में चले जाए, सिर्फ इस वजह से कि भाई हमारे घर का सामान बिक सकता है अगर हम नुकसान में जाएंगे। यानी कि नो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं थी, सेपरेट लीगल एंटिटी करने की वजह से वो अगर कंपनी में जा रहे थे तो इसको, उस चीज़ को हटाने के, उस पॉइंट के लिए उन्होंने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म लिखा दी। लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है, वही कंपनी की तरह इसमें भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म होती है जिसमें कि लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जितने पैसे आपने बिजनेस में लगा रखे होते हैं उतना ही आपका नुकसान होता है, घर का सामान नहीं बिकता। ये पॉइंट इतना एलेबोरेशन में मैं नहीं करा रहा क्योंकि इस पॉइंट का इतना रेलेवेंस है नहीं, आपके सिलेबस के लिए 1 मार्क्स में आ सकता है कि वो पार्टनरशिप फर्म, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप फर्म में आपका सेपरेट लीगल एंटिटी हो। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी में सेपरेट एंटिटी होती है, आप अलग होते हैं, पार्टनरशिप अलग होती है, पार्टनर्स आर डिफरेंट एंड एंटिटी इज डिफरेंट। एंटिटी और दोनों सेपरेट होते हैं, पार्टनर और एंटिटी सेपरेट, यानी आपके घर का सामान नहीं बिकेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम इसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, थ्योरी के साथ साथ थोड़ा थ्योरी भी देख लेंगे और क्वेश्चन भी ट्राई कर लेंगे। थैंक यू।